जी, होपफुली आपको मॉडर्न नॉवल की जो टर्म है वो समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट ऑफ मॉडर्न नॉवल है यहाँ से, जॉर्ज इलियट वाज द फर्स्ट टू राइट नॉवल इन मॉडर्न स्टाइल। ठीक है जी। अच्छा, अभी बात हो रही थी जॉर्ज इलियट का जो रियल नेम है वो मैरी एन एवंस है। उन्होंने ये अपना नाम क्यों अडॉप्ट किया, उसकी लॉजिक क्या थी? जॉर्ज इलियट जो कि एक मेल नेम है, ये उनका पेन नेम है, तो उन्होंने मेल नेम क्यों अडॉप्ट किया? जी, एनी ऑफ यू? So because at that time they were not allowed to write with their original name, means females were not allowed to write like males at that time. ओके। इसमें एक छोटी सी आप इसमें करेक्शन कर ले। कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, बैन नहीं था। मतलब फीमेल के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैन नहीं था कि वो लिख नहीं सकती हैं। Okay, sir. लिखने की इजाज़त थी, Mm-hmm. लेकिन एक माइंडसेट था जो कि विमेन की राइटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता था। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है। और वो माइंडसेट क्या है, वो ये समझता था कि औरत लिख रही है, औरत ने क्या लिखा होगा, कोई ख़ास लिखा ही नहीं होगा, या औरत अच्छा लिख नहीं सकती। तो औरत के नाम से अगर कोई बुक पब्लिश होती तो उसे कोई पढ़ता ना, कोई उसे परचेज़ ना करता, उसके राइटिंग को कोई सीरियस ना लेता। सो दैट्स वाई मैरी एन एवंस ने जॉर्ज इलियट अपना नाम रखा, ताकि लोग उसके नावल को पढ़ सकें, पढ़ें। तो अगर हम जेन ऑस्टन की बात करें, जेन ऑस्टन ने तो बिल्कुल अपना नाम लिखा ही नहीं। उसने भी जेन ऑस्टन ने भी अपना नाम इसलिए नहीं लिखा ताकि लोगों को पता ना चले कि ये एक औरत लिख रही है, ताकि उसके नावल को पढ़ा जाए, औरतों के जो मसाइल हैं उनको समझा जाए। और जो विमेन एम्पावरमेंट थी वो सोसाइटी के अंदर नहीं थी। तो एक माइंडसेट भी ऐसा था कि वो विमेन को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि फिजिकल और प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि दे वर नॉट अलाउड टू वोट, दे वर नॉट अलाउड टू हैव ए गुड जॉब, दे डिडंट हैव देयर पार्ट इन प्रॉपर्टी। और ये वो बेसिक चीज़ें जो कि उनके राइट, प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, वोट का राइट नहीं है, और जॉब का राइट नहीं है। एंड दे वर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं उन्हें मिलता था, सिर्फ स्कूल एजुकेशन वो हासिल कर सकती थी। यूनिवर्सिटीज़ में वो एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो इसलिए लोग समझते थे कि शायद वो अच्छी राइटिंग भी नहीं लिख सकती, तो इसलिए उन्हें अपना नाम जो चेंज करना पड़ा। Early Victorian novelists, they followed the traditions of English novel established by Defoe, रिचर्डसन एंड फील्डिंग। अगर हम अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट की बात करें, जो अर्ली पार्ट ऑफ विक्टोरियन एज है उसकी बात करें, तो उसमें जो नॉवलिस्ट हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं? जो 18 सेंचुरी की जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि डैनियल डेफे, रिचर्डसन और फील्डिंग की जो ट्रेडिशन है वो फॉलो कर रहे हैं। लेटर विक्टोरियन नॉवलिस्ट एम टू मेक नॉवल एज सीरियस एज पोइट्री। और लेटर विक्टोरियन जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने नॉवल को सीरियस बनाया। नॉवल, अगर आप पिकरेस्क नॉवल देखें, जो कि हेनरी फील्डिंग का नॉवल है या पामीला है, वो बड़ा ह्यूमरस टाइप नॉवल है। और इसी तरह जो चार्ल्स डिकन्स के जो नॉवेल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमर, और बाकी जॉर्ज मेरेडिथ, सॉरी, लॉर्ड वो ठैकरे हैं, ठैकरे के नॉवल में भी हमें ह्यूमर नज़र आता है। लेकिन जो लेटर विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर नावल को एज ए ट्रेजिडी के तौर पे पेश किया। जिस तरह पोइट्री सीरियस होती है, इसी तरह जिस तरह ट्रेजिडी सीरियस होती है, इसी तरह इन्होंने भी नावल की फॉर्म में ट्रेजिडी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की। जैसे कि आप हार्डी के नॉवेल्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो इट्सेल्फ एक ट्रेजिडी है। जिस तरह ट्रेजिडी जो ड्रामे में होती है, बिल्कुल वही ट्रेजिडी नावल में नज़र आती है। और एक बिटर ट्रेजिडी, इवन ड्रामे से भी बिटर ट्रेजिडी हमें उनके नॉवेल्स में मिलती है। तो नावल को सीरियस बनाया गया।
तो इसमें जो सबसे बड़ी जो नॉवलिस्ट हैं, जो जिसको फर्स्ट फ्रंट पे फर्स्ट इम्पोर्टेंस हासिल है, वो जॉर्ज इलियट है। 1819 से 1880 तक इनका ड्यूरेशन है। रियल नेम मैरियन एवंस है। Her writing is critical and philosophical in character. She was born in Warwickshire, where she lived till her father's death in 1849. Gifted with wonderful faculty of observation. तो क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनकी साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है, और चीज़ों को बड़ी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं। जॉर्ज इलियट जो है वो सिर्फ नॉवलिस्ट नहीं है, बल्कि क्रिटिक भी हैं, पोइट भी हैं। इसके अलावा कोई ऐसी राइटिंग नहीं है जो कि इन्होंने ना लिखी हो। हर किस्म की, हर टाइप ऑफ राइटिंग इन्होंने जो है वो लिखी है। और यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं जी, डिकन्स, ठैकरे और जॉर्ज इलियट का। डिकन्स पिक्चर ऑफ सिटी लाइफ वो ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। ठैकरे वैनिटीज़ ऑफ सोसाइटी, अपर क्लास की जो वैनिटीज़ हैं, ठैकरे उनको हाईलाइट करते हैं। और जॉर्ज इलियट की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्री लाइफ इन इंग्लैंड, जो देहाती ज़िंदगी है बेसिकली, ये उसको फोकस करती हैं जॉर्ज इलियट अपने नॉवेल्स के अंदर। इन जॉर्ज इलियट नॉवल टुक मॉडर्न फॉर्म, द यूनिटी ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाज लैकिंग बिफोर जॉर्ज इलियट। हाँ जी, प्लॉट नॉवल का सबसे जो बड़ा मसला होता है वो होता है प्लॉट कंस्ट्रक्शन। स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी को सिस्टमेटिकली क्रिएट करना और उसको एक ख़ास उसके अंदर यूनिटी क्रिएट करना, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इवन डिकन्स के जो नॉवेल्स हैं उनकी यूनिटी, उनकी प्लॉट यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है। एपिसोडिकल प्लॉट उनके कहलाते हैं। इसी तरह जो 18th सेंचुरी नॉवल है वो भी सारा का सारा एपिसोडिकल है। जो प्लॉट इवन अगर हम जेन ऑस्टन की बात करें, जेन ऑस्टन की भी जो प्लॉट यूनिटी है वो थोड़ी वीक है। लेकिन जॉर्ज इलियट की प्लॉट कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा सुप्रीम और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लॉट कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आती है। हर नॉवल अपील टू द माइंड विच इज़ ट्रबल्ड बाई रिलीजियस एंड एथिकल डिफिकल्टीज। बेसिकली जॉर्ज इलियट एक मॉरल प्रीचर भी हैं, और अपनी नावल में वो रिलीजियस और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी प्रीच करती हैं, और राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें बताती हैं। शी इज़ प्रीचर एंड मॉरलिस्ट इन हर नॉवेल्स, profoundly religious at heart. She introduced psychological realism in her novels. She highlights the inner struggle of a soul and reveals the motives which govern human actions. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नावल यही होता है कि जिसमें इनर स्ट्रगल ऑफ सोल और जो मोटिव्स होते हैं, ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं, उनके पीछे जो मोटिव्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म की यही टेक्निक होती है कि किसी ने ये काम किया तो क्यों किया है, वो रीज़न पीछे फाइंड आउट करना, ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म का फंक्शन होता है। तो जॉर्ज इलियट अपने टाइम की एक बहुत ही बड़ी नॉवलिस्ट, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ी नॉवलिस्ट, आज भी इनको कंसिडर किया जाता है। इनका वर्क देखें तो सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ, इनका वर्क एडम बीड पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। आपने लाजमन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने एडम बीड लाजमी पढ़ना है, क्योंकि हमारा जब हम पेपर दे रहे थे उस वक्त यही क्वेश्चन आया, एडम बीड में जो हीरोइन है उसका नाम क्या है। तो कोई बताएगा एडम बीड की हीरोइन का नाम क्या है? मिल ऑन द फ्लॉस का तो पता है सबको, मैगी हीरोइन है। एडम बीड की हीरोइन का नाम क्या है? हाँ जी, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ एडम बीड? Happy. हाँ जी, हैटी सॉरल। हैटी सॉरल एडम बीड की हीरोइन का नाम है। और इवन हमारे पेपर में ये भी था कि एडम बीड कब पब्लिश हुआ, कौन से ईयर में एडम बीड पब्लिश हुआ, उसका पब्लिशिंग ईयर बताना था। देखिए, आपने इस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है कि मिल ऑन द फ्लॉस कब पब्लिश हो रहा है, एडम बीड कब पब्लिश हो रहा है, ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। इसी तरह सिलास मार्नर है, रोमोला है, मिडिल मार्च, ये सारे इनके फेमस नॉवल्स हैं। आपने एडम बीड, मिल ऑन द फ्लॉस और सिलास मार्नर, ये तीन कम से कम आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट हमें जी जॉर्ज मेरेडिथ मिलते हैं जी। पोएट एट हार्ट, एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन द मीडियम ऑफ नावल। जैसे हमने पहले भी बात की, बेसिकली ये पोएट थे, और लेकिन बाद में एज ए नॉवलिस्ट भी इन्होंने लिखा। जी, आवाज़ आ रही है?
जी सर। सर वो थोड़ी सी एडिशन। जी जी बताएं। जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए जी। तो बेसिकली ये पोएट है, ठीक है, लेकिन अपने आप को नॉवल में भी इन्होंने एक्सप्रेस किया। ही कन्फाइंड हिमसेल्फ प्रिंसिपली टू द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये भी अपर क्लास ऑफ सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। ही ट्राइज टू अनरेविल द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, अगेन वही साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने नॉवेल्स के अंदर। प्रीचेज एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ लाइक ब्राउनिंग, ब्राउनिंग की तरह इनकी जो टोन है वो भी ऑप्टिमिस्टिक है। हार्डी पेसिमिस्ट है, ब्राउनिंग जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही बिलीव्स ह्यूमन रेस इज evolving टुवर्ड्स perfection, और डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उससे बड़े इम्प्रेस्ड हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसे कहते हैं कि ह्यूमन जो रेस है वो मज़ीद परफेक्शन की तरफ मूव कर रही है, उसमें मज़ीद एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है अभी जारी है और मज़ीद परफेक्शन अभी आएगी। तो जॉर्ज मेरेडिथ के जो नॉवेल्स देखते हैं जी, ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड फेवरल ये इनका नॉवल है, और एवन हैरिंगटन, रोडा फ्लेमिंग, सैंड्रा बेलोनी, हैरी रिचमॉन्ड, द इग्विस्ट, सबसे फेमस इनका जो नावल है द इग्विस्ट है। और इग्विस्ट अक्सर ये पास पेपर्स में भी आपको मिलेगा। द इग्विस्ट इज़ रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ। तो इस तरह ये इनका जी वर्क है। उसके बाद आगे चलें, लास्ट में हमारे पास जो मेजर नॉवलिस्ट आते हैं वो हैं जी थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के हैं जी, लाइक मेरेडिथ ही वाज एट हार्ट पोएट एंड एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ आल्सो इन वर्स। बेसिकली तो पोएट हैं लेकिन अपने आप को वर्स में भी, पोएट हैं लेकिन अपने आप को सॉरी प्रोज में भी जो है वो एक्सप्रेस किए इन्होंने। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ पेसिमिस्टिक, बिल्कुल ये पेसिमिस्टिक है। देर इज़ सम, इनकी थेरी क्या है, ये इनकी थेरी के बारे में है। ये क्या बिलीव रखते हैं। देर इज़ सम मैलिग्नेंट पावर विच कंट्रोल्स दिस यूनिवर्स एंड विच इज़ आउट टू थ्वार्ट एंड डिफीट मैन इन ऑल हिज प्लान्स। इनके मुताबिक जो यूनिवर्स की जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इंसान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, और उनका सिर्फ एक ही गोल है कि इंसान को किस तरह डिफीट करना है। तो मतलब इंतहाई पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ। और इसके अलावा जो मॉडर्न एज में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो अर्बनाइजेशन है, जो नई चीज़ें नए ट्रेंड सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, उनके भी ये इंतहाई ये ख़िलाफ़ थे। ही यर्न फॉर इंग्लैंड्स पास्ट, वही बात आ गई, ये पास्ट को पसंद करते हैं, मॉडर्न जो चेंजेस हैं उनको पसंद नहीं करते। हिज नॉवेल्स आर फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस इनके नॉवेल्स में मिलते हैं। चांस प्लेज टू लार्ज ए पार्ट इन हिज नॉवेल्स, और जी फेट एंड चांस का भी बड़ा रोल है इनके नॉवेल्स में। इन द यूज़ ऑफ पैथोस हार्ड इज़ ए पास्ट मास्टर, पैथोस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सैडिस्टिक एटीट्यूड का इस्तेमाल अपने नावल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ही मेड नावल एज सीरियस एज पोइट्री, नावल को सबसे ज़्यादा सीरियस इन्होंने बनाया पोइट्री की तरह। आगे इनका वर्क है जी, ये थोड़ा सा वर्क है, इसके अलावा भी इनका बहुत सारा वर्क है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। जैसे द वुडलैंडर्स है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड है, द मिर ऑफ कैस्टब्रिज है, टेस्ट ऑफ डर्बेविलिस है, ज्यूड द ऑब्सक्योर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये सारे इनके बड़े फेमस नॉवेल्स हैं। इसमें कम से कम आपने चले द रिटर्न ऑफ द नेटिव तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन टेस्ट आपने लाजमी पढ़ना है, टेस्ट ऑफ डर्बेविलिस, ठीक है, टेस्ट ऑफ डर्बेविलिस ये आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट, नो नॉट इन ग्रेजुएशन बीए के जो लिटरेचर है, लिटरेचर के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। तो टेस्ट आपने लाजमी पढ़ना है, और इस तरह मेरे ख्याल में बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है। बाकी आपका दिल करे तो फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड और मेयर ऑफ कास्टब्रिज, ये भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन एक दफ़ा आया कि हार्डी का कौन सा नावल है कि जो कि जिसमें एक शख्स अपनी बीवी को जो है वो बेच देता है। हाँ जी, कोई बताएगा?
आई थिंक पहले भी मैंने आपसे पूछा था, नहीं फिजिकल क्लास में शायद पूछा हो। हार्डी का कौन सा नावल है जिसमें हीरो अपनी बीवी को बेच देता है? ये बड़ा फेमस एक एमसीक्यूज है। सर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, हाँ जी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आई में। गेस। हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मतलब फ्रॉम अदर नॉवेल्स भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ टच की जा सकती है। उसके बाद आगे चलें तो स्टीवनसन है, ये एक नावल की डिफरेंट कैटेगरी इन्होंने इन्वेंट की है, ये सीरियस नॉवेल्स में ये नहीं आते। ही वॉज ग्रेट स्टोरी टेलर एंड रोमांसर, ये बेसिकली रोमांसर है, मतलब ये कि इमेजिनरी फिक्शन टाइप जो नावल है वो लिख रहे हैं स्टीवनसन। ही रोड शॉर्ट नॉवेल्स, शॉर्ट नॉवल है इनके जी, इंट्रोड्यूस रोमांटिक एडवेंचर्स इनटू नॉवेल्स। मेन एम एंटरटेनमेंट, इनका जो बेसिक एम है वो एंटरटेनमेंट है। ये कुछ लोग इन्हें माइनर नॉवल इसमें इंक्लूड करते हैं। मतलब जो सीरियस कैटेगरी है ना, जो साइकोलॉजिकल जो मॉडर्न नॉवल है उस कैटेगरी में ये नहीं आते, ये उससे हटके हैं। इनके जो नॉवेल्स हैं वो प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए हैं। मतलब अगर आप जैसे इनके नीचे नॉवल देखें, ट्राइगर आइलैंड, ये एक इंतहाई शानदार किस्म की एक फिक्शन पर बेस्ड ये एक नॉवल है, और इस पे एक बहुत ही कमाल की मूवी भी बनी हुई है। हो सकता है आप में से किसी ने ये मूवी देखी भी हो, ट्राइगर आइलैंड के नाम से। हाँ जी, किसी ने मूवी देखी है ट्राइगर आइलैंड? अगर आपने नहीं देखी तो ट्राइगर आइलैंड मूवी देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है ये। इसी तरह न्यू अरेबियन नाइट्स के नाम से ये इनका नावल है। इसके अलावा ड्रैकोला, ड्रैकोला का जो करेक्टर है ये इन्होंने 1879 में ये नावल लिखा था, और ड्रैकोला का जो करेक्टर है वो बेसिकली स्टीवनसन ने ही इन्वेंट किया था। हाँ जी, ड्रैकोला के करेक्टर के बारे में आप जानते हैं ना? हाँ जी, यस ड्रैकोला। सर, जो खून पीते हैं सर। हाँ जी, ड्रैकोला, तो ये जो ड्रैकोला का जो करेक्टर है इस पे मूवी भी बनी हुई है। तो वो भी स्टीवनसन का ही करेक्टर है जो इन्होंने मतलब इन्वेंट की है। और ए चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, किडनैप्ड, द ब्लैक एरो, द मास्टर ऑफ ब्लेंटर, वेयर हमिस्टन, ये सारे इनके इन पर सबकी मूवीज़ मौजूद है और इंतहाई शानदार किस्म की मूवीज़ हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको टाइम मिले तो ट्रायर आइलैंड आप लाजमी देखेंगे। और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि स्टीवनसन के जो एडवेंचर्स हैं, उनकी जो एंटरटेनमेंट है वो किस लेवल की है। उसके बाद आगे चले जी, एक और माइनर नॉवलिस्ट में जिनका नाम है गिसिंग। ही ड्रू हिज इंस्पायरेशन फ्रॉम डिकन्स, नॉट ए पॉपुलर नॉवलिस्ट। इनका वर्क कौन सा है? द इमेंसिपेटेड, वर्क्स इन द डॉन, द अनक्लास्ड, डूम्स, न्यू ग्रब स्ट्रीट, बॉर्न इन एग्जाइल, ये इनके वर्क हैं। और उसके बाद फिर हैं सैमुअल बटलर हैं जी, द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ये भी माइनर नॉवलिस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह यहाँ तक ये जो नावल है हमारा कंप्लीट होता है। होपफुली ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, इज इट क्लियर? यस सर। चलें जी, ठीक हो गया। यहाँ तो कि क्वेश्चन है किसी का तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर जिन्होंने आज लेट ज्वाइन किया है तो उनको स्लाइड्स कैसे मिलेंगी इस लेक्चर की? मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। ओके सर, ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। अच्छा, मुझे अब ये बताएंगे कि आप थक तो नहीं गए आगे अभी, क्योंकि ये लेटर विक्टोरियन एज अभी प्रोज रहती है, फिर हमने ड्रामा भी पढ़ना है, तो क्या आप रेडी हैं इसके लिए या कल करें, नेक्स्ट क्लास में करें? कॉल कर लेंगे। हाँ जी, बाकी क्या कहते हैं? पढ़ा दें। सर कल करवा सर कल बेहतर होगा, क्योंकि आज हमने सर नॉवल को कल डिस्कस कल किया है, तो इसको फिर जो है रिवाइज भी कर लेंगे एक मरतबा। तो ये सारी चीजें फिर जो है आपस में गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि कल ही बेहतर होगा। अभी क्योंकि इसमें देखें आगे ये सारा विक्टोरियन प्रोज है, काफ़ी इसमें लंबा है, फिर उसके बाद हमने रिवाइवल ऑफ ड्रामा ये भी सारा इसमें देखना है। उसमें ये है कि चलें कल इसे करके ना फिर आगे इसको नई एज भी अगर हुई तो वो साथ स्टार्ट कर लेंगे।